हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम आ गए हैं। आज डेट है 4 दिसंबर। करंट क्लास। आज क्या है, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं आपके लिए, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बारबाडोस। बारबाडोस देश है जो देश में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना। दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना इस देश में। बारबाडोस देश है जो आपने दक्षिण अमेरिका देखी होगी मैप में। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैप है, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जस्ट ऊपर वेनेजुएला कंट्री है, और यहीं पे देखो पास में बारबाडोस कंट्री है। बारबाडोस कंट्री की कैपिटल है ब्रिज टाउन। क्या? ब्रिज टाउन। अगर आप इसको इस प्रकार से याद करते हो ना, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, और वर्ल्ड का मैप आपको बहुत ही शीघ्र याद हो जाएगा। और ये जो ब्रिज टाउन है, जो बारबाडोस तो देश है जो कैरेबियाई द्वीप पर स्थित है। यानी कि 400 वर्षों से इस पर आज भी ब्रिटेन बोलते हैं, जैसे ब्रिटिश बोल रहा है। ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का रानी एलिजाबेथ सेकंड का इसके ऊपर अधिकार था। तो सर अब इसे इन्होंने क्या अपना खुद का इसका अपना ब्रिटेन का ये जो अधिकार छीन लिया है इन्होंने यहाँ से, और तथा खुद का उन्होंने क्या राष्ट्रपति घोषित कर दिया है इस देश में, बारबाडोस देश में। हाँ, तो उस राष्ट्रपति का नाम है सर डेम सेंड्रा पुनेला मेसेंट। डेम सेंड्रा पुनेला मेसन, ये वहां का राष्ट्रपति मनोनीत हुआ है। शायद आपने एक शब्द सुना होगा जिसका, और वह शब्द है उपनिवेश, कॉलोनाइजेशन। उपनिवेश, COLONIZATION, उपनिवेश, कॉलोनाइजेशन। अब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको बार बार आता होगा ये कॉलोनाइजेशन या उपनिवेश। अब ये उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश एक तरह से कॉलोनी है। अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारे देश में एक तरह से हाथ जोड़ जोड़ के हमारे देश में आए तथा कॉलोनियां स्थापित की। धीरे धीरे उनका आधिपत्य देश पे जमाते गए और उनकी संख्या बढ़ाते गए। तो इसे ही हम क्या एक तरह से उपनिवेश कहते हैं। सॉरी। अब उपनिवेश के फायदे क्या क्या हो गए? एक तो मात्र देश की शक्ति बढ़ाना, मात्र देश की शक्ति बढ़ाना। सेकंड नंबर है पैसा कमाना। वैसे हमारा ये टॉपिक है नहीं, पर उपनिवेश के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, क्योंकि ये शब्द है जो उपनिवेश शब्द है जो बार बार। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, बारबाडोस देश दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है, क्योंकि 400 साल से ये ब्रिटेन के आधिपत्य में था। वैसे तो हमारे भारत भी था, पर हमने भी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से हम भी अलग हो गए थे, उसका अधिकार यहाँ से चला गया था। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सर EWS समीक्षा समिति का गठन हुआ है हाल ही में। अब EWS समीक्षा समिति क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आवाज उठाई कि भाई तुमने जो 10 लाख की 10% रिजर्वेशन और 10 लाख तक का जो 8 लाख तक का जो पैसों का जो बजट है, जो किस आधार पर क्या है, ये एक ऐसी समिति बनाई गई है जो इसके बारे में नॉलेज करेगी। फिर दूसरा इसमें है कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है।
इसका अध्यक्ष बनाया गया है हमारे पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे जी को। ठीक है सर, तो ये हमारा दूसरा आज का दूसरा क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस समीक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। हाँ जी, अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेन योजना, आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेन योजना जिसके तहत है 686 करोड़ पैसे, यानी कि आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेन योजना लागू की है। ये आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेन योजना इसके तहत है जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जो अपनी कॉलेज फीस देने में जो असमर्थ है ना, उनके लिए ये विद्या दिवेन योजना चलाई गई है। और इसके तहत है जो कॉलेज की फीस भरी जाएगी, आप समझ रहे हो, इसके तहत कॉलेज की फीस। और यह सबसे मेन बात यह है कि यह योजना है जो पूर्ण प्रतिपूर्ण नहीं है, पूर्ण प्रतिपूर्ण नहीं है। ये योजना पूर्ण प्रतिपूर्ण नहीं है। पूर्ण प्रतिपूर्ण का मतलब ये है कि पूर्ण प्रतिपूर्ण में तो ये भी आ जाते हैं सारे, जैसे कि अपन एक तो बच्चों की स्कूल फीस तथा उनका हॉस्टल का किराया भाड़ा, और थर्ड नंबर पर है उनका मेस यानी कि जो भी उनका जो भोजन है वो भी इसमें पूर्ण प्रतिपूर्ण में आता है। जबकि यह योजना है जो खाली प्रतिपूर्ण है। क्या प्रतिपूर्ण है? कौन सी? आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेन योजना। चलो तो थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश के सर हाल ही में जो भी सीएम है, कांग्रेस के सीएम है ये जगन मोहन रेड्डी। उनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी साहब हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। तथा राज्यपाल है जो हरिचंदन विश्वभूषण जी है जो आंध्र प्रदेश के क्या है? राज्यपाल है। तो विश्वभूषण हरिचंदन को कैसे हम याद कर सकते हैं? सॉरी, ये आगे पीछे हो गया, ये तो दूसरे नंबर पर है, ये पहले है। विश्वभूषण हरिचंदन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र माने अंधा। आप एक अंधे व्यक्ति को अनुमान लगाइए, और एक ऐसा अंधा व्यक्ति जो दुनिया भर के जिसने आभूषण पहन रखे हो, तो वही आंध्र प्रदेश का क्या राज्यपाल है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकोगे। इससे अगला है कि थर्ड नंबर पर भैया इसकी भाषा कौन सी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में? भाषा है सर तेलुगु भाषा बोली जाती है। यहाँ का राज्य पशु आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है चिंकारा। ठीक है सर। और पक्षी कौन सा है? पक्षी है नीलकंठ पक्षी है। और पेड़ है जो नीम का पेड़ है, यहाँ का राज्य पक्षी है। ये हमने आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल बता दी आपको। चलो सर, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इनको मिटा दिया जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर है ना, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक मूर्ति मिली है, और वह मूर्ति है जो 1300 साल पुरानी है, जो देवी माँ की मूर्ति है। अब वो पाई कहाँ पर है? वो है बडगाम जिला है आंध्र प्रदेश में, नहीं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का एक आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश बार के महाराजा ने
जम्मू कश्मीर का एक जिला है बडगाम जिला, जिसमें देवी माँ की 1300 साल वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है। ठीक है सर, ये थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नया अवशेष मिला है, ये जो पुरातत्व विभाग ने इसकी जानकारी दी है। अगर 5वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नेवी चीफ है जो घोषित किया गया है, हाल ही में नेवी चीफ जो कि 25वां नेवी चीफ है और उसका नाम है आर हरि कुमार। शायद मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस दिन ये अखबार में आया था, ये उनके अखबार में आया था। जैसा आप ये देख रहे हो, ये अपने माँ आर हरि कुमार जी हैं जो अपने माँ के पैर छूटे हुए। और पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को पद ग्रहण किया। वे 25वें चीफ हैं। सबसे मेन बात ये कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से नंबर के चीफ हैं। 25वें नंबर के, ये 25वें नंबर के चीफ है सर। और 59 साल से एडमिरल हरि कुमार पद संभालने में अपनी माँ के पैर छुए। इन्होंने आशीर्वाद लेकर गले लगाया तथा केरल में जन्मे। केरल के हैं ये। 1 जनवरी 1983 से इन्होंने पदभार संभाला। इसलिए ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, नेवी चीफ है जो। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई इससे पहले किसके अंडर में था नेवी चीफ है जो। इससे पहले करमवीर सिंह गल्लेबार का क्वेश्चन आ जाता है कि 24वें, ये कौन से नंबर के 24वें नंबर के नेवी चीफ का नाम बताइए, तो करमवीर सिंह इनका 24वें नंबर का है। अब छठा क्वेश्चन है कि BSF इसे बोलते हैं बॉर्डर CCRUTY सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में 1 दिसंबर 1956 है शायद, 1 दिसंबर 1965 को BSF दिवस, इस BSF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन इसकी घोषणा की गई थी। अब BSF है जो, ये किसके अंडर में आता है, गृह मंत्रालय। ये जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रिमंडल में आता है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक के अधीन आता है। अब सबसे मेन बात यह है कि जो ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक के अधीन आता है, वैसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरी अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो ही है, पर जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मैं खूब बढ़िया आपको बताने की। अब गृह मंत्रालय की प्रशासनिक 5 प्रकार की इसके अंतर्गत है जो प्रशासनिक सेवाएं आती हैं। 5 प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पहले, फर्स्ट CRPF, आपने CRPF भी नाम सुना होगा। और दूसरे नंबर पर है सर CISF, और तीसरे नंबर पर अपन इसको ही ले लेते हैं BSF, और 4th नंबर पर है ITBP, और 5वां नंबर पर है SSB। शायद ये आपने नाम सुने भी होंगे। और वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि देखो CRPF का जो हेड है, इसका हेड कि इसका अध्यक्ष यानी एक तरह से कौन है हाल फिलहाल, और इनकी स्थापना कब हुई, कब इनका उद्घाटन दिवस मनाया जाता है। यहाँ से हम ये, और हाल फिलहाल अभी तक BSF में कितने लोग आ गए जो जॉब कर रहे हैं हाल फिलहाल, तो इसके 2,65,000 है जो इसमें लोग आ गए जो
हाल फिलहाल जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद 1965 से भारत और पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर भारत प्लस पाकिस्तान बॉर्डर पर ये अपनी सेवा देते हैं, बीएसएफ के जवान है जो। और बांग्लादेश में भी ये अपनी सेवा देते हैं। चलो यहाँ तक का मेरे हिसाब से ये बीएसएफ के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो गया। तो इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको रफ कर देते हैं। वैसे मैं 5, 7, 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी तो ये जो समय लग रहा है, मेरे हिसाब से मैं ये समय आगे बिल्कुल आधा भी कर दूंगा। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस। नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस। हाल ही में ये ट्रेंड में इसलिए आया है क्योंकि ये नागालैंड का 1 दिसंबर का मंथ चल रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड है जो भारत का 17वां है शायद, भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया नागालैंड को 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है हाल ही में। तो चलो अब हम चलते हैं कि नागालैंड के बारे में थोड़ी अंदर तक बात कर लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल पे हम ध्यान देंगे तो वो है कोहिमा। नागालैंड के सीएम है मैथ्यू रियो। अब हमने सीएम भी पढ़ लिया है तो शायद अब नागालैंड जो ये अपना नागालैंड जो राज्य है, ये हमें भारत का मैप जैसे याद हो तो ऊपर इसमें क्या अरुणाचल जिसे उगता हुआ सूर्य का शहर कहा जाता है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश से टच है, तो इधर है जो म्यांमार से टच है। दक्षिण में जो मणिपुर से टच है इसकी बाउंड्री नागालैंड की, और इधर की साइड है जो असम से टच है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें असम की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। जहां तक हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई इनका एक न एक करना, एक सीक्वेंस टाइप में इनकी एक ऐसी क्लास बनाई जाए जिसमें सारे कैपिटल आ जाएं, पूरे राज्यपाल आ जाएं, पूरे सीएम आपको ट्रिक के साथ याद करवा दिए जाएंगे, आप फिक्र नहीं करेंगे। तो क्या आ गया टॉपिक में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये मणिपुर है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। हाँ जी, और ये म्यांमार है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। शायद ये हमें पता है कि जब हमने स्टडी शुरुआत की थी उस टाइम भी ये भी याद नहीं थे, कैपिटल भी याद नहीं थी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इनको याद करने का तरीका। एक बार आप ऐसे मैप खोल लिया करो, कोई भी आपका आगे क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ ले लो आप नागालैंड के उत्तर में देखो ये अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री टच हो रही है। इधर है जो ये म्यांमार है, ये नीचे की तरफ मणिपुर और इसके पश्चिम में असम से इसकी बाउंड्री टच है। अब मेन बात यह है कि नागालैंड और म्यांमार के बीच क्या एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, और जिसका नाम है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सैरामती पर्वत। सॉरी, हाँ जी, जैसे हमारा जो नागालैंड और म्यांमार को जो अलग करते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं सरामती पर्वत। और मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि क्योंकि ये सरामती जो पर्वत है ना, ये इसका नागालैंड देश का सबसे बड़ा पर्वतों की श्रेणी में आता है।
जी, तो आपको इसमें और सबसे बढ़िया आपको मैप याद करने का तरीका यही है कि आपको मैप को बार बार देखा करो। कोई भी स्टेट आप जैसे वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि वो बारबाडोस कंट्री बताई थी, बारबाडोस कंट्री बताई थी, तो सर्च करो गूगल पे तो मत करो आप, एक ऐसा 10-20 रुपए का ये मैप आता है, उसमें देखो कि भाई ये कंट्री कहाँ पर है और इसकी कैपिटल क्या है। जैसे मैंने बताया वेनेजुएला के ऊपर, आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। और सबसे मैं और कुछ मोस्ट है इसमें, आपने एक सुना होगा जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि शायद कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि जूमिंग कृषि है जो, है ना, तो ये नागालैंड में ही सबसे ज्यादा होती है। नागालैंड में जूमी कृषि के नाम के लिए ही एक तरह से प्रसिद्ध है। और इससे अगला हम इसके बारे में बताते हैं आपको, हॉर्नबिल। यहाँ पर क्या है, एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल नाम का त्योहार अभी क्या थोड़ा सिक्वेंस में भी नहीं बता रहा हूँ मैं, इससे आगे थोड़ा जैसे जैसे नॉलेज पुटअप करूंगा तो एक सिक्वेंस टाइप में आपको बताऊंगा। शायद वैसे मैंने इतने धीरे भी पढ़ाया है कि आप इनको लिख भी सकते हो आराम से, बहुत आसान तरीके से। थोड़ी मेरे को मदद लेनी पड़ी है, ऐसी बात नहीं, मेरे ये सारी बातें याद हैं क्योंकि करंट है रोजीना की नई नई बनती है। इसलिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू। 4 दिसंबर की आपकी करंट कंप्लीट है यहाँ पर, क्योंकि ये दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसलिए ये दिसंबर में मोस्ट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए लाया हूँ। थैंक यू, नमस्कार।